Good morning, Akash. Anil. Anil, yeah. Good morning, Anil. Thank you. Good morning. Good morning, sir. Sir, yes, sir. Let me give you advance happy birthday. Thank you, sir, and same to you, sir, and a happy birthday to you too. Yeah. And you remember your responsibility, right? To clear the exam with flying colors. Yes, sir. This is my responsibility. I will try my best. What are your plans for tomorrow? Sir, tomorrow, sir, as the interview is on 6th of August, so I am planning to study more regarding some of the points of my DAF. Yeah. What is the significance of 6th of August in human history? सर सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरा इंटरव्यू हिंदी में है। अच्छी बात है। यस सर, बहुत अच्छी बात है। सर 6th of August का सर मुझे सर एक बार ये देखना पड़ेगा सर सिग्निफिकेंस। मुझे आश्चर्य जताने दो अनिल, क्योंकि आज वैसे भी 1 अगस्त तो आ ही गया और आपने एक कहा भी कि डैफ और मैंने तैयारी की। दुनिया में सबसे पहला एटमी बॉम्ब किस तारीख में और कहां गिराया गया था? सर एक हिरोशिमा में गिराया गया था सबसे पहले, देन कोई 1-2 दिन के बाद नागासाकी। आई थिंक शायद 6th of August थी, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर सर। 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था पहला। जी थैंक यू सर। ये मैं आगे से ध्यान रख। क्या मानवी बस्ती पे बम गिराना सही बात थी? सर मेरे ख्याल से सर ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। ये बहुत ही डिजास्टर्स स्टेप था ह्यूमन काइंड में। ये हमें देखने को मिला कि जो टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कैसे हो सकता है नरसंहार करने के लिए। तो मेरे विचार में ये बिल्कुल भी सही नहीं था। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो ये कदम उठाया था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 उन्हें खत्म करना था एंड डिक्टेटरशिप जो थी जापान में, उन्हें सबक सिखाना था या उन्हें वॉर एंड कराना था, तो इसलिए उन्होंने कॉमन सिविलियंस पे ये बम गिराया। मुझे लगता है ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं था। दूसरा बम कहां और किस तारीख में गिराया गया? सर सेकंड बम सर नागासाकी में गिराया गया था सर। नेक्स्ट 2 और 3 डेज में ही गिराया गया था सर। डेट मुझे याद नहीं आता। 9 अगस्त है जी थैंक यू सर। तो पहला हिरोशिमा पे क्यों गिराया गया? सर एग्जैक्टली सर हिरोशिमा को क्यों चुना गया सर, ये मुझे नहीं पता है सर। उसमें कितने लोग मारे गए? सर कैजुअलिटीज भी सर मुझे जानकारी नहीं है सर। 1.5 लाख के आसपास है। जी थैंक यू सर। और ये कहा जाता है कि अगर एटम बम नहीं गिराते तो दूसरा विश्व युद्ध और 10 साल चलता और उसमें 15 लाख से ज्यादा लोग मरते। जी सर ये थ्योरीज है कि सेकेंड जस्टिफाई करने के लिए इस एक्शन को, लेकिन सर मुझे लगता है कि जो मीन्स है वो भी इम्पोर्टेंट है। और इस तरह के स्टेप जो कि एटम बम गिराना, ये बाद में बहुत सीरियस इसके रिपरकशन देखने को मिले। आज भी जो वहाँ की जनरेशन है जापान में, हिरोशिमा और नागासाकी, उनका जेनेटिक म्यूटेशन हो गया। आज भी वहाँ के लोग जो है डिफरेंटली एबल्ड पैदा हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि वॉर को अगर खत्म करना था कम समय में, तो इसके लिए जो नेगोशिएशंस है या जो लीडरशिप है, वो अगर आपस में नेगोशिएट करते बेटर तरीके से और ह्यूमैनिटी को कितना नुकसान हो रहा है ये अगर समझते, तो शायद बेहतर होता। उस समय सर इंटरनेशनल काउंसिल्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी स्ट्रांग नहीं थे। जैसे यूनाइटेड नेशंस बाद में आया, जो लीग ऑफ नेशंस था वो इतना ज्यादा केपेबल नहीं था इस तरह के वॉर को रोकने के लिए। या फर्स्ट प्लेस की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है? तब भारत ने अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जब भारत फ्रंट 2 कंडक्ट किया उसके बाद बताया। और न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन हमारा है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, जिसके तहत हम लोग किसी भी नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट पे कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं चलाएंगे से। और हमारा जो न्यूक्लियर वेपन है, हम लोग कभी भी पहले एग्रेशन नहीं होंगे, हमेशा हमारा डिफेंसिव मोड रहेगा। जब हम पे न्यूक्लियर अटैक्स हो जाएंगे या सीरियस केमिकल या बायोलॉजिकल अटैक
किया जाएगा तभी हम अपना न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेंगे। ये एक रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर की परिभाषा है। मैं फिर से थोड़ा पीछे जाना चाहता हूं। जब ये जापान पर अणुबम गिराने की बात चली जी सर। तो आइंस्टाइन ने उसका विरोध किया था और एक सुझाव दिया था कि क्या किया जाना चाहिए। वो आपको मालूम है सुझाव क्या था? सॉरी सर, ये मुझे जानकारी नहीं है सर। ओवर टू यू सर। Fine, sir. Good morning, Mr. Anil. गुड मॉर्निंग सर। It's nice to listen to you. थैंक यू सर। Good, keep it up. थैंक यू। Your optional subject is mathematics. जी सर। I'll not venture into mathematics. But what is Vedic mathematics? वैदिक गणित क्या होता है? सर वैदिक गणित हमारे एंशंट मैथमेटिकल टेक्निक्स है जो कि वेदास में डिस्क्राइब है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा अथर्ववेद में इसके अंदर जो कैलकुलेशंस है को हम लोग सिंप्लीफाइड तरीके से कैसे करें थ्रू सम एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन या एल्जेब्रिक टेक्निक्स वो बताता है। जैसे कि सर उदाहरण के लिए अगर हम देखें किसी भी नंबर को अगर मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं उसको 2 से डिवाइड कर सकता हूँ देन 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। जैसे 44 इंटू 5 तो हम लोग पहले आधा कर देंगे नंबर को 22 एंड एक 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 44 इंटू 5 दैट इज 220। तो इस तरह से जी Fine, fine. You got it. I जी understand. न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी बनी है अभी 1 साल पहले, जी। क्या उसमें इसका कोई उल्लेख है या इस विचारधारा का समावेश किया गया है उसमें? यस सर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमारे जो एंशंट मेथड्स थे मैथमेटिक्स के इसको भी प्रमोट करने की बात कही गई है। सो इसको भी हम लोग प्रमोट करेंगे है सर। और क्या आप जानते हैं कि जर्मनी में इसका काफी उपयोग किया जाता है, क्योंकि जर्मनी में आयुर्वेद जी शास्त्र इनका जी बात होती है। जी जी सर, थैंक यू सर जानकारी के लिए। अभी सर ने आपसे 2 अगस्त के बारे में पूछा। आपका जी एक और महत्वपूर्ण दिन है भारत के लिए 2 अगस्त, जी सर। और उसका संबंध न्यूयॉर्क में जो कल घटना घटने वाली है उससे जी है। भारत के लिए क्या ऐसा महत्वपूर्ण दिन है 2 अगस्त कल, 2 अगस्त 2021? सर न्यूयॉर्क का सर मुझे हम भारत के हिस्ट्री के बारे में पता, ब्रिटिश किंगडम से रिलेटेड। के बारे में बात कर रहा हूँ। जी बुढ़ा आदमी हूँ, मुझे जी भविष्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी जी सॉरी सर, ये मुझे नहीं पता है। India will become the presidency, will assume presidency of the United Nations Security Council. जी थैंक यू सर। ये सर मेरे दिमाग से स्लिप कर गया था, ये मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं था कि 2 अगस्त को ही था Right, ये। don't worry. Second one is, आजकल 2 क्वाड चर्चा में आते हैं। एक तो यस सर। ईस्टर्न क्वाड है और दूसरा सेंट्रल क्वाड है। ईस्टर्न क्वाड में कौन कौन से देश हैं, केवल नाम दीजिए। सर ईस्टर्न क्वाड का नहीं सर मुझे जानकारी है, लेकिन सर जो सेंट्रल क्वाड है जो इंडो पैसिफिक ओशियन के लिए है जिसमें भारत इन्वॉल्व है, इसका सर मुझे पता है सर। वही तो ईस्टर्न क्वाड है ना, उसमें कौन कौन ओके से ओके देश? जी जी थैंक यू सर। ये मुझे टर्मिनोलॉजी ईस्टर्न क्वाड नहीं पता था सर। इसके अंदर सर भारत है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है, जो पैसिफिक इंडो पैसिफिक ओशियन के बॉर्डरिंग कंट्रीज है और जो डेमोक्रेसीज है जो लार्ज स्टेक्स प्ले करते हैं इंडियन ओशियन के स्टेबिलिटी में। और केवल 15-20 दिन पहले एक और क्वाड बनाया है, उसका है, जी उसमें कौन कौन से देश हैं? उसमें भी 4 ही देश हैं। सर जो जी सर, ये सर मुझे अब याद आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था और पाकिस्तान था और चाइना था। एक कंट्री मुझे और याद नहीं, चौथा वाला याद नहीं आ रहा। नहीं, मेरे ख्याल से चाइना नहीं है शायद। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और अमेरिका। इसको थोड़ा ब्रशअप करना आप, ये जी टॉपिक जी थैंक यू सर। डिस्कशन के लिए आ सकते हैं। जी आप थैंक यू सर, ये मैं एक बार पढ़ लूंगा। सॉरी, जी हाँ सर। बोलिए बोलिए, सॉरी।
नो सर, कनेक्शन इशू था जी सर। शकुंतला देवी का नाम सुना है आपने? जी सर, शकुंतला देवी जी कर्नाटका में जी, शकुंतला देवी जी को ह्यूमन कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है, और इन्होंने जो है पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन किया था। उनके जो मेंटल कैलकुलेशंस थे वो कई बार कंप्यूटर्स को या फास्टेस्ट जो सॉल्विंग मशीन्स थे उनको भी बीट कर दिया था। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया था। गुड। अंतिम बात या फाइनल, जी अंतिम तो नहीं होता है, फाइनल नहीं होगा। एक आपने सुना ह्यूमन कंप्यूटर, जी और दूसरा एक है परम कंप्यूटर। जी सर। कहाँ बना है, किसने बनाया है ये? हेलो, यस सर। सर परम कंप्यूटर सर भारत में है, और सर ये जहां तक मुझे याद आ रहा है सर, सीडैक जो है सेंटर फॉर एडवांस कंप्यूटिंग जो है उन्होंने बनाया था। और इसके अंदर भी सर जो वैदिक टेक्निक्स है उसको भी यूज किया गया है, ताकि हम जो स्पीडन अप कर सके अपने कंप्यूटेशन पावर को। सो जो नंबर ऑफ स्टेप्स यूज करेगी कंप्यूटर्स टू कंप्यूट ए पर्टिकुलर कैलकुलेशन, वो बहुत कम हो जाएगा। इससे सुपर कंप्यूटिंग एबिलिटीज बहुत स्पीडन अप हो जाएगी। जो पेटाफ्लॉप्स में जो हम लोग मेजर करते हैं उनके स्पीड को, वो बढ़ जाएगा। और इसका जो मानसिकता, जो इसका जो एक सोच है, उसकी शुरुआत जी पूना सर। से ही हुई थी। जी थैंक यू सर। So wish you all the best. थैंक यू सर। Well, थैंक यू। God bless you. To you, sir. थैंक यू सर। To you, sir. हाय अनिल। गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार। नमस्कार। आप बिहार के रहने वाले हैं? जी सर, मैं बिहार के किशनगंज जिले का रहने वाला हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिविल इंजीनियर हैं आप प्रोफेशन से? जी सर। सिविल इंजीनियरिंग की थोड़ी सी बेसिक बातें आपसे पूछूंगा। जी सर। आपको पता है कंस्ट्रक्शन में डैम्प प्रूफिंग का उपयोग किया जाता है। 6 टेक्निक्स होती हैं जिससे डैम्प प्रूफिंग की जाती है। उन 6 के नाम बता सकते हैं? सर मुझे कुछ जो डैम प्रूफिंग के टेक्निक्स जो याद आ रहा है, एक तो क्ले का इम्परवियस लेयर हम लगाते हैं ताकि जो वाटर सीपेज रुक जाए, या कंक्रीट का भी बहुत बार यूज किया जाता है। सर मुझे ये दो ही अभी याद है। ये टेक्निक नहीं, ये तो आप सामान क्या इस्तेमाल होता है वो बता रहे हैं। टेक्निक्स 6 हैं जी। और आपको याद दिला दूं, इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक, केमिकल, है ना, प्रेशर ग्रेटिंग, मेम्ब्रेन, ये सारी टेक्निक्स कहलाती हैं। ओके, थैंक यू सर। ब्रिक क्रशिंग स्ट्रेंथ, आपको इसके बारे में पता है या नहीं? आपको पता है ना, फर्स्ट ग्रेड ब्रिक होती है, सेकंड ग्रेड ब्रिक होती है, थर्ड ग्रेड ब्रिक होती है। इनकी ब्रिक क्रशिंग स्ट्रेंथ के बारे में जानते हैं? यस सर। सर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ सर हम लोग ब्रिक का निकालते हैं। बढ़िया, जैसे तो बताइए फर्स्ट 28 क्लास ब्रिक जो है उसका ब्रिक क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या होता है? सर मुझे एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन सब मेगा पास्कल्स में हम लोग इसको मेजर करते हैं। इसको मेगा पास्कल्स में नहीं सर, ब्रिक क्रशिंग स्ट्रेंथ को किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर में नापा जाता है। जी थैंक यू सर करेक्ट करने के लिए। जी ब्रेस्ट वॉल क्या होती है? सर ये मुझे सर इसकी जानकारी नहीं है सर मेरे पास। कोई भी स्लोप जो है ना, जिस पे कि बहना शुरू हो जाता है मिट्टी, उस पे जो वॉल लगाई जाती है उसे ब्रेस्ट वॉल कहा जाता है। प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग क्या होता है कंक्रीट का? सर सर कंक्रीट को जब हम लोग कास्ट कर रहे होते हैं किसी बिल्डिंग में, तो अगर हम लोग उस पर पहले ही अगर स्ट्रेस ले आए, जैसे प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट होता है, तो ये सॉरी सर, सॉरी मुझे कंप्रेशन का पता है, टेंशनिंग का सर जैसे जी। मैं ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगा, थोड़ा पढ़ लीजिएगा सिविल इंजीनियरिंग के बाद, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं। जी सर। है ना? जी। तो आशा करता हूं आप तैयार कर लेंगे। बिहार के बारे में बताइए कि बिहार का जो लेटेस्ट बजट था उसके मुताबिक
एजुकेशन पे वो अपने बजट का कितने % खर्चा करते हैं? सर अराउंड 20% के अराउंड सर 38,000 करोड़ रुपीस था और बजट 2.2 लाख करोड़ बिल्कुल रुपीस सही का। है। और हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर पे Yes. कितना एलोकेशन देते हैं? जी सॉरी सर। हेल्थ और एजुकेशन पे कितने % खर्चा करते हैं? सर बिहार बेटा बिहार के बारे में ही और तो पूछ रहा हूँ, पंजाब के बारे में थोड़ी जी पूछूंगा। जी 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 सर। आपको नहीं सर, पता है तो स्पष्ट सॉरी बताएं सर, कि नहीं पता। सॉरी सर, परसेंटेज सर मुझे नहीं पता है। हाँ तो इसको पढ़ लीजिए बेटा, जी सर। है ना। स्वामी सहजानंद सरस्वती आपके यहाँ के बहुत मशहूर जी सर। नामो जी सर। गिरामी हुए हैं। क्या कंट्रीब्यूशन थी उनकी? सर वो किसान सभा मूवमेंट से रिलेटेड थे। वो उत्तर प्रदेश में बर्थ था उनका, लेकिन किसान उन्होंने पूरा सभा मूवमेंट से रिलेटेड नहीं थे, उन्होंने ही ऑल इंडिया किसान सभा की शुरुआत की थी। वो जी फाउंडर सर। थे, जी बहुत सर। बड़े जी पीजेंट लीडर थे। जी सर। सर मैं जी किसे मैथिल कवि कोकिल कहा जाता है? अरे बबुआ, विद्यापति का यस सर। नाम नहीं सुने का? यस सर। यस सर, विद्यापति ठाकुर जी। भाई सॉरी सर, उसको मुझे अगर तुम भूल जाओगे ना तो तुम्हारे बिहारी होने पे फिर शंका हो जाएगी, है ना। जी चलिए ठीक है, मैथमेटिक्स के बारे में बताइए कि रिफ्लेक्स जी एंगल्स क्या होते हैं? सर सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर रिफ्लेक्स एंगल्स। बेटा इसे पढ़ लो, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल ना पता होना किसी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए बहुत गलत है। तब तो आपको इनके बारे में बिल्कुल पता नहीं होगा कि राइमैन्स हाइपोथेसिस क्या है, रैम्से नंबर्स क्या सर है। ये इसका सर राइमंड्स हाइपोथेसिस सर, इसका सर मुझे हल्का आइडिया है सर। हल्का आइडिया है, इसका पूरा जी सर। आइडिया कर लेना। ठीक जी है, धन्यवाद धन्यवाद अनिल जी। थैंक यू सर। चंद्रशेखर जी। ग्रेटफुल सर। हेलो अनिल जी, कैसे हो? जी सर, मैं बढ़िया हूँ सर। सब ठीक है। अभी आप जी कहाँ सर। पर हो? किशनगंज में हो या दिल्ली में है? सर मैं अभी दिल्ली में हूँ सर, मुखर्जी नगर में। अच्छा, ओके। एक एडवर्टाइजमेंट चल रहा है आजकल अल्ट्राटेक सीमेंट का, जी सर। जो एक लेडी इंजीनियर सीमेंट बॉन्डिंग के बारे में एक्सप्लेन करती है। वो जी सर। एड देखा आपने? जी सर, देखा है सर। जहाँ एक ट्रेन जा रही है और कोई वाइब्रेशंस नहीं होते हैं। जी सर। ये एड से आप सहमत हैं? सर अगर ट्रेन जाएगी तो सर बिल्डिंग में अगर जो नियर बाय है सर वाइब्रेशंस तो होगा, बट जो लेवल जो डिस्प्लेसमेंट या जो फ्रीक्वेंसी है वो सर कम किया जा सकता है थ्रू फाउंडेशन को, अगर हम और स्ट्रांग बना दे, या हम लोग जो सॉइल स्टेबलाइज कर दे जहाँ पे बिल्डिंग खड़ी है। लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट सीमेंट का है, तो सीमेंट में क्या गुण होना चाहिए Yes. ऐसे वाइब्रेशंस नहीं होने के लिए? यस सर। सीमेंट में क्या गुण होने चाहिए ऐसे वाइब्रेशंस अगर नहीं होना है? क्योंकि वो ऐड दिखाता है एक कप रखा हुआ है और वो हिलता नहीं है। यस सर। सर सीमेंट का सर स्ट्रेंथ जो होता है, कंक्रीट का जो मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सीमेंट, जो कि उसको स्ट्रेंथ प्रदान करता है मेनली रूप से। सो सर सीमेंट का अगर जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है अगर वो हाई रहेगा, और वो जो है अगर उसने पार्टिकल्स जैसे अदर एग्रीगेट्स होते हैं, कोर्स एग्रीगेट्स या फाइन एग्रीगेट्स, पत्थर या फिर सैंड, इनको अगर सही से बाइंड करके रखे तो फिर सर जो वाइब्रेशन है वो कम हो सकते हैं। गरीब नवाज एक्सप्रेस, यस सर। ये कहाँ से कहाँ जाती है? सर ये सर इसका ओरिजिन और डेस्टिनेशन सर मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये किशनगंज से होते हुए जाती डेस्टिनेशन नहीं पता है? गरीब नवाज एक्सप्रेस। है। सर ओरिजिन और इसका गरीब सर नवाज, जो एंड ठीक। गरीब नवाज किस शहर में है? सॉरी सर, ये मुझे इसकी ये मैं सर नहीं जानता हूँ। अजमेर नहीं ओके, सुना? थैंक यू सर। ये सर अजमेर सुना दरगाह। है जी। लेकिन किशनगंज से क्यों स्टार्ट होती है? किशनगंज इतना बड़ा स्टेशन तो है नहीं।
सर किशनगंज का सर एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी है, एक तरह से ये गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी है। जितने भी ट्रेन्स जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ओर जाती है, अगर वो बिहार से जाएगी सो फिर वो किशनगंज से होते हुए जाती है, तो एक तरह से ये वेस्ट इंडिया या पूरे भारत को किशनगंज से होते हुए जाना एक चीज है, जी सर। किशनगंज से स्टार्ट होना और एक चीज है। किस वजह से किशनगंज से स्टार्ट होती है? किशनगंज सर डिस्ट्रिक्ट का यहाँ क्या महत्व है? सर एक सर रिलीजियस रीजन हो सकता है इसका, कि किशनगंज में सर अराउंड 68% जो पॉपुलेशन है वो इस्लाम रिलीजन के फॉलोअर्स है। तो और हिंदूज भी होते हैं जो अजमेर दरगाह में जिनका बहुत फेथ है, तो वो लोग भी वहाँ विजिट करने के लिए जाते हैं। सो इसलिए भी ये ट्रेन किशनगंज से जाती अब इंडियन रेवेन्यू आईटी सर्विस में है। है। यस सर। हाँ, आपके जो नया इनकम टैक्स यस सर। वेबसाइट है उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए या अभी एक दो बाकी है? सर इनिशियली सर ग्लिचेस थे, अब लार्जली मोर टू लार्ज एक्सटेंट अब सर सॉल्व हो गया है इनकम टैक्स पोर्टल के ग्लिचेस। तो कोई रोबस्ट चेकिंग तो हुआ नहीं, जल्दबाजी में आपने इंट्रोड्यूस कर दिया? यस सर, मुझे लगता है कि और थोड़ा सा पायलट बेसिस पे या सैंडबॉक्स अप्रोच से हम लोग इसको और टेस्ट कर सकते थे, देन रोल आउट कर सकते थे। टैक्स पेयर्स को हालांकि थोड़ी डिफिकल्टी हुई, लेकिन पॉलिसी प्रायोरिटी के रूप में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने भी जो नंदन नीलेकानी जी है उनको कहा कि जल्दी से जल्दी ग्लिचेस एड्रेस करें, एंड इन्फोसिस ने ग्लिचेस को एड्रेस कर दिए। फिर भी हमें लगता है कि बिकॉज इट इज इन्फोसिस बड़ा सॉफ्ट है। अगर दूसरा कोई कंपनी होता है अभी तक ब्लैक लिस्ट होकर उनको फेंक देते हैं। यस सर, इसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा सर। जो आधार हमारा प्रोजेक्ट है उसमें भी जो नंदन नीलेकानी जी थे उन्होंने हेड किया था इसको। सो प्रोजेक्ट इनसाइट क्या है? सर प्रोजेक्ट इनसाइट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर हम लोग जो वेरियस डेटा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास होता है वो एक सिंगल पोर्टल में हम लोग ला रहे हैं, जिससे हम टैक्स इवेजन जो हो रहा है उसको हम अच्छे से कैप्चर कर सके और उसके खिलाफ एक्शन ले सकें। जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा है, ज्वेलरी शॉप से जो डेटा आता है एक्सेट्रा, इनको सिंगल एक पोर्टल में मिल जाएगा। जैसा मैं रिसेंटली अभी इनकम टैक्स ऑफिस में गया था, तो वहां पे इनका इन्वेस्टिगेशन विंग में एक सीनियर थे, तो उन्होंने मुझे दिखाया था इनसाइट्स पोर्टल, तो उसमें उनको अब जो है सारी जानकारी एक जगह ही मिल रही है। प्रोजेक्ट इनसाइट लोगों के सोशल मीडिया के अंदर देखने का भी इजाजत देती है। तो जो सुप्रीम कोर्ट 66 से बंद करती है वो आप ऑफिशियली थ्रू प्रोजेक्ट इनसाइट करते हैं। अगर मैं ये बोला तो आप ये एग्री करेंगे? सॉरी सर, जहां तक सर मैंने उनसे पता किया इस सोशल मीडिया वाले एस्पेक्ट पे, तो उन्होंने कहा कि नो, सोशल मीडिया के डेटा वो नहीं ले रहे थे। जो भी लीगल जो चैनल से जो डेटा मिल रहे थे अदर एजेंसीज से, उनको ही वो बेसिकली यूज कर रहे थे। एंड ये इनिशियली सर था कि हम लोग सोशल मीडिया पे जो लोग वेरियस पब्लिक पोस्ट करते हैं उसको हम लोग ट्रैक करना चाहते थे, लेकिन किसी के भी प्राइवेट पोस्ट ये सब हम लोग प्राइवेसी को उल्लंघन करते हुए ऐसा हम काम नहीं करना चाह रहे थे। ये तो आपका साइट बोल रहा है, विल सी इनटू। क्या डिनाई कर रहे हैं आप? सर जहां तक सर मुझे पता है सर, जो पब्लिक डोमेन में डेटा है सर उसी को लिया जाएगा, और सर जो मुझे जहां तक मुझे ज्ञात है प्राइवेट डेटाज को हम लोग नहीं कलेक्ट करेंगे जो लोग प्राइवेटली शेयर कर रहे हैं। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन क्या है? सर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन एक टैक्सेशन है जिसके अंदर हम बैक डेट में जाके कोई टैक्स इंट्रोड्यूस कर, फॉर एग्जांपल जो कैपिटल गेन्स टैक्स होता है इस बीच में जब ट्रांजैक्शंस होता है, तो उसमें हमने लगाया था 2011-12 के आसपास हमने इंट्रोड्यूस किया था रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। तो हम केन का केस क्यों हार गए? सर केन एक यूके की कंपनी थी जिन्होंने भारत में इन्वेस्ट किया था ऑयल एक्सप्लोरेशन में। सर ये केस सर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गया था हेग में। सो हम लोग बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो था इंडिया और यूनाइटेड किंगडम, उसके जो फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट क्लॉज है इसमें हम लोग खड़े नहीं उतर पाए, जिसके कारण वर्डिक्ट हमारे फेवर में नहीं रहा। आप क्रिकेट खेलते हैं? जी सर। अगर आप सेकेंड ओवर और फोर्थ ओवर डाल रहे हैं
जी सर। और सेकंड ओवर के 5th एंड 6th बॉल पे 2 विकेट लिए, जी सर। और 4th ओवर के फर्स्ट बॉल पे विकेट लिए, तो ये जी सर। हैट्रिक माना जाएगा? सर यस सर, बॉलर अगर सर बॉलर ने अगर विकेट जो है बॉलर के खाते में जा रहा है, ना कि रन आउट हो रहा है, तो यस सर ये हैट्रिक होगा। और सेम बॉलर होना चाहिए, दोनों ओवर में अलग अलग नहीं होना चाहिए। सेकंड, अगर सेकंड का लास्ट और लास्ट गेंद पे विकेट, देन अगले ओवर पे वो आके पहली गेंद पे विकेट, तो फिर वो हैट्रिक में काउंट हो जाएगा। थैंक यू अनिल, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू ओवर टू सर। मैम। गुड आफ्टरनून अनिल। गुड आफ्टरनून मैम। बंगाली हो? नो मैम, मेरी मम्मी वेस्ट बंगाल से। कोई कनेक्शन है वेस्ट बंगाल के साथ? मैम बहुत कम मैम, मैं कभी कभी अपने नानी घर जाता था। ओके। अनिल, टीचिंग और मेंटरिंग में क्या फर्क होता है? मैम मुझे लगता है कि काफी सिमिलैरिटीज है टीचिंग और मेंटोरिंग में। टीचिंग में मैम बेसिकली एक करिकुलम भी होता है, हमारे पास बुक्स वगैरह होते हैं जिसके तरीके जिसको हम पढ़ाते हैं बच्चों को। हाँ, लेकिन मेंटोरिंग में मैम जो डोमेन होता है वो और ज्यादा वाइड हो जाता है। रदर देन कुछ टीच करने के, हम उनके प्रॉब्लम्स को सुनते हैं। जैसे मैं स्टूडेंट मेंटरशिप प्रोग्राम में था, देन हम उन्हें रास्ते दिखाने की कोशिश करते थे कि वेरियस ऑप्शंस उनके पास क्या है, उनके पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स उनको दिखाते थे। देन जो मेंटीज या मेरे जो जूनियर्स थे वो फिर अपना रास्ता तय करते थे। लेकिन टीचिंग में जो, जैसे मैं मुनीर का टीचिंग प्रोजेक्ट में था, तो वहां पे हम लोग बच्चों को उनके करिकुलम में मदद करते थे, इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में उनको मदद करते थे। सो ये बेसिक डिफरेंस मुझे लगता है मेंटरिंग और टीचिंग में। अफगानिस्तान रिलेटेड इंडिया का क्या पॉलिसी है इस वक्त? मैम इंडिया की पॉलिसी कंसिस्टेंट रही है अफगानिस्तान में। अफगान लेड, अफगान ओन्ड और अफगान कंट्रोल्ड पीस प्रोसेस, इसके अंदर हम लोग जितने भी स्टेक होल्डर्स है अफगानिस्तान के, सबके साथ हम इंगेज कर रहे हैं, और हम लोग एक डेमोक्रेटिक और पीसफुल अफगानिस्तान हम देखना चाहते हैं। Which are the contemporary and key issues pertaining to women in India? मैम वुमेन से रिलेटेड कई इश्यूज है भारत में। फर्स्ट तो मैम मुझे लगता है कि जो लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वुमेन का, वो एक इशू है। सेकेंडली मैम पर्टिकुलरली जो कोविड-19 पेंडेमिक है, इसमें मैम वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम्स है वो बढ़ गए हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है या अदर ईव टीजिंग या मोलेस्टेशन के केसेस हैं, इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। इनफैक्ट डाउरी रिलेटेड केसेस भी हमें केरला से भी हमें देखने को मिले हैं। थर्डली मैडम जो एजुकेशनल जो अटेनमेंट्स है या एजुकेशनल जो अपॉर्चुनिटीज है वुमेन को, उसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। हालांकि हम लोग ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में तीनों ही स्टेज में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो बेटर है, लेकिन जो अब जो है कोविड-19 पेंडेमिक के कारण इसमें मैम थोड़ा सा हम पीछे गए हैं। तो इसे, इन तीनों चैलेंजेस को हमें एड्रेस करने की जरूरत है। आज के दिन की कोई खासियत है with regards to women's right? मैम 1 अगस्त का मैम मुझे हिस्ट्री एक बार देखना पड़ेगा। आप अपने आप को 3 शब्दों में डिफाइन कैसे करोगे? सिर्फ 3 शब्द, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। मैम 3 शब्दों में मैम आई एम मैम ओके, आई एम एम्पैथेटिक। Anil, I guess there is some network issue or I'm not being able to hear you properly. Can you please repeat? I'm so sorry. जी जी मैम, आई एम एम्पैथेटिक, ये मैं कहना चाहूंगा। मैंने 3 शब्द मांगे थे अनिल। जी जी मैम, अभी जी मैम, नेटवर्क इश्यूज। हाँ, मुझे सुनाई दिया सिर्फ एम्पैथेटिक। आप दूसरे 2 प्लीज एक बार बोल दोगे प्लीज? आई एम मैम बोला, मेरे ख्याल से आप एक सेंटेंस शायद पूछना चाह रही थी। Anil, can you hear me?
जी मैम। सार्क की फेलियर का कारण क्या है? मैम सार्क का फेलियर का मेन कारण है जो पाकिस्तान है, वो जो है सार्क के मेन रीजन है फेलियर का, बिकॉज पाकिस्तान जो है सार्क के जो कोर आइडियोलॉजी से एक पीसफुल साउथ एशियन रीजन उसके अगेंस्ट में काम कर रही है। जैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है, जो उनका अनऑफिशियल पॉलिसी है, जिसका भारत को बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, पुलवामा में अटैक हो या उरी अटैक्स हो। सो उसके कारण जो है सार्क नॉन फंक्शनल रहा। One last question. जी मैडम। How do you deal with stress? यस मैम, स्ट्रेस मैम एक बहुत बड़ी समस्या है 21st सेंचुरी की। मैम इसके डील करने के लिए मैम कई सारे उपाय हैं। फर्स्ट तो मैम मुझे लगता है कि जो हमारा जो ब्रेन है उसको अगर हम डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें, जैसे स्पोर्ट्स हो गया या मूवीज हो गया एक्सेट्रा। सेकेंडली मैडम, अगर हम अपने जो फ्रेंड्स है या फैमिली मेंबर्स हैं उनसे अगर हम कॉन्स्टेंटली बात करते रहेंगे तो भी स्ट्रेस कम होगा। थर्डली मैडम, जो मैंने रिसेंटली भी अपनाया है वो है मैम मेडिटेशन भी एक बहुत अच्छा जरिया है। जैसे बहुत सारे आजकल एप्स भी अवेलेबल होते हैं जो गाइडेड मेडिटेशन में हेल्प करते हैं। तो ये 3 तरीके हो सकते हैं जिससे हम स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं। Thank you, Anil. All the best. थैंक यू मैम। बेन स्टोक्स ने अपने करियर के बारे में एक निर्णय की घोषणा की, क्या है वो? सॉरी सर, ये सर इसकी मुझे जानकारी नहीं है। एक्चुअली इसका ताल्लुक अभी जो चर्चा चल रही थी उसके साथ है। ओह जी सर, स्ट्रेस से रिलेटेड है और बहुत सारे सर। यस सर। कह रहे हैं कि मेंटल हेल्थ की वजह से वो विड्रॉ हो रहे हैं। जी सर। सर कौन है? जैसे, जी सर, ओलंपिक्स में अगर हम देखें तो यूएसए की जो जिम्नास्टिक्स है उसमें साइमन बाइल्स जो ने विड्रॉ किया है। क्रिकेट में हमने देखा था ग्लेन मैक्सवेल जो है उन्होंने भी विड्रॉ किया था क्रिकेटिंग इवेंट से। सो एक मेंटल जो हेल्थ है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ खिलाड़ियों के लिए, आम लोगों के लिए भी, और इसके लिए हमें अवेयरनेस और बढ़ाने की जरूरत है। एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स लगाना जरूरी है? सर मुझे लगता है कि सर एग्रीकल्चर सर इनकम टैक्स हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन सर इसमें कुछ कई चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट तो सर एग्रीकल्चर एक इटसेल्फ एक बहुत ही इरेटिक या फिर बहुत ही ज्यादा एक अनसर्टन ऑक्यूपेशन है, क्योंकि मॉनसून फेलियर एक्सेट्रा ये सब बहुत डिसाइड करता है। सेकेंडली जो हम अगर हमें टैक्स लगाना है तो हम लोग लार्ज फार्मर्स पे लगा सकते हैं आफ्टर मे बी 15 लाख एक्सेट्रा। और सर थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन जो मुझे लगता है कि हमें कॉस्ट ऑफ कलेक्शन देखना पड़ेगा कि जो हम टैक्स कलेक्ट करेंगे, जितने लोग आएंगे टैक्स नेट में, सो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन और जो हमारे पास रेवेन्यूज आएंगे, सो वो जो है रेवेन्यूज ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम लोग सर टैक्स कर सकते हैं एग्रीकल्चर को। गुड अनिल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जस्ट अ ब्रीफ फीडबैक अनिल। यस सर। पहले इंटरव्यू में भी आप अच्छे ही थे और आपको जी याद सर। होगा कि उसमें भी 180 थे। जी सर। अच्छे ही है, जी सर। इसी तरह से करना है। बेसिक रूप से एक दो छोटे सुझाव हैं, जी सर। बाकी दो चार छोटी छोटी बातें। एक है, जाहिर है कि आपको 6 अगस्त के बारे में अच्छी तरह से जम के तैयारी करना है। यस सर। और वो हिरोशिमा नागासाकी का पूरा विषय किसी भी दिशा में आगे जा सकता है, यानी वो साइंस की यस तरफ सर। भी जा सकता है, फ्यूजन क्या है, फिशन क्या है, एक्सेट्रा। यस सर। या वो जा सकता है न्यूक्लियर एनर्जी की दिशा में। यस सर। फिर वो फुकुशिमा का प्लांट है या चेरनोबिल की घटना है, यस सर। अमेरिका में लॉन्ग आइलैंड का हुआ था एक्सीडेंट। यस आपको जरा हाथ में जो 5 दिन है अभी, इसमें 6 अगस्त के लिए अच्छी तरह से जरा ब्रशअप करने उसकी सारी जी सर। बातों को लेके, ये एक मुख्य सुझाव है। दूसरा है, प्लीज रिमेंबर द प्रीवियस इंटरव्यू। आज तो हमने कोशिश की है कि वही सवाल फिर से न किए जाए। जी सर। हालांकि 1-2 रिपीट हुए, लेकिन वो ठीक है। जी सर। तो वो पूरा, उसमें हमने पूरा डैफ कवर करने की कोशिश की थी। जी सर। तो मिसाल के तौर पर मैथ्स पर हमने बहुत सारी चर्चा तब की थी।
जी सर, जी IRS को लेके और फिर इकोनॉमी की भी चर्चा की थी उस वक्त। यस सर, स्टार्टिंग क्वेश्चन ही था IRS का। या और ये भी चर्चा की थी कि आपने IFS को क्यों नहीं चुना है। यस इस तरह से जो पिछली बार सब हुआ वो यस सब सर, ध्यान में रखना है। आज हमने कोशिश की कि कुछ नई एरियाज पे सवाल किए जाए। यस दूसरी महत्वपूर्ण बात है बीइंग अपडेट एज ऑफ 6th of August। यस तो न्यूज़पेपर्स उस दिन के हो, पहले 2-3 दिन के हो, अच्छी तरह से पढ़ के यस सर, है वहां पे। जैसे कि जनरल शेकटकर सर ने पूछा कि UNSC में कल क्या होने जा रहा है, यस सर, तो है तो वो बहुत महत्वपूर्ण। यस सर, अवेयरनेस 2nd of August। या उसका अवेयरनेस आपके जवाब में होना चाहिए। बीच में डॉक्टर भल्ला सर ने जो आपसे सवाल किए, माने सिविल इंजीनियरिंग पे, यस सर, स्टेट पे भी हो, यस सर, मैथ्स, इस सब में जो करंट इश्यूज हैं, यस सर, तो आज के इंटरव्यू में उसी वक्त एक बार ऐसे लगा कि आप डिस्टर्ब हुए बीच में यस उन सवालों को लेके। तो वही तो परीक्षा होती है हमारी। यस सर, देखना होता है कि डिस्टर्ब नहीं होना है, होल्ड योर नर्व और डिस्टर्ब नहीं होना है। यस सर, बाकी अच्छा ही इंटरव्यू है और मुझे विश्वास है कि 190 से भी पार जाएगा। थैंक यू सर। Yeah. Please remember to keep yourself absolutely updated as of 6th of August. यस सर, And like I told you last time, इस पे जी सर, इस पे मैं and like I told you last time also, since you are in IRS, बहुत सारे सवाल IRS पे भी आ सकते हैं। यस सर, फिर वो IRS को लेके वो चर्चा जाएगी इकोनॉमी की दिशा में, यस सर, उसके करंट इश्यूज, इस पर ब्रश अप कर लेना अच्छी तरह से और सफलता की पादान पर पहुंचना है। आप जाओगे। या जी, थैंक यू सर, यस, थैंक यू, All the best, Anil. All the best, थैंक Anil. यू सर, थैंक यू मैम।